महाकाल तो कालों के काल है, तो उसी प्रकार महामृत्युंजय जी है। जहाँ पर डॉक्टर का प्रयास खत्म हो जाता है तो वहाँ पे ही त्र्यंबकेश्वर जी का काम चालू हो जाता है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 3 मुख्य ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित हैं। पहला त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और तीसरा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर आप भी एक ही यात्रा में इन तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी यात्रा की किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं हर एक जगह पे खाने के क्या ऑप्शन है, रहने के क्या ऑप्शन है, ज्योतिर्लिंग के अलावा और भी कौन सी जगहें हैं उस पर्टिकुलर शहर में जिसे आप दर्शन करने जा सकते हैं, जहां आप घूमने जा सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस कंप्लीट यात्रा के दौरान आपको कितना खर्च आएगा, मतलब आपका टोटल कितना बजट होना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इन 3 ज्योतिर्लिंग में से आपको कौन से ज्योतिर्लिंग का पहले दर्शन करना चाहिए। तो एज सच कुछ रूल नहीं है कि आपको इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन सबसे पहले करने चाहिए, इसके बाद करने चाहिए। मैं यहाँ पे ये आपको रिकमेंड करूंगी कि आपके घर से जो भी ज्योतिर्लिंग नज़दीक पड़ रहा हो आप वहाँ पे जाओ। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने जो रूट फॉलो किया था उसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले गई थी नासिक, क्योंकि नासिक में ही त्र्यंबकेश्वर महाराज है, तो पहले मैंने उनके दर्शन किए थे। तो मैं इसी तरीके से आपको भी ये रूट बता रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप त्र्यंबकेश्वर कैसे पहुंचे। त्र्यंबकेश्वर तक आप बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई बस आ सकते हैं या फिर बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। अगर मैं फ्लाइट की बात करूं तो आप नासिक एयरपोर्ट आ जाइए, या फिर अगर आप चाहें तो मुंबई एयरपोर्ट भी आ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पुणे एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। और किसी भी एयरपोर्ट पे जब आप आएंगे ना तो उससे बाहर निकलिए और उसके बाद आपको बसेस मिल जाएंगी जो कि आपको त्र्यंबकेश्वर तक ड्रॉप करती हैं। या फिर अगर आप चाहें तो नासिक बस स्टैंड आ सकते हैं और यहाँ से आपको शेयरिंग वाली बस मिल जाएगी जो कि सिर्फ 50 रुपये में नासिक बस स्टैंड से आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ड्रॉप करेगी। अब बात करते हैं बाई रेल से। तो अगर आप रेल से आने की सोच रहे हैं तो नासिक रोड जो रेलवे स्टेशन है यहाँ आइए और उसके बाहर चलने वाली ऑटो से या फिर शेयरिंग वाली बस से लेके आप त्र्यंबकेश्वर तक जा सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप अपनी गाड़ियों से भी आना चाहते हैं ना तो भी आप आ सकते हैं। रोड काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे इनफैक्ट आपको पार्किंग की भी व्यवस्था है, तो आप पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करके मंदिर की तरफ जा सकते हैं। अगर आप बाई बस आने की सोच रहे हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं होगी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड है। मैं तो बाई बस ही गई थी, तो हमारी जो गाड़ी थी वो यहीं पे पार्क हुई थी। ये पार्किंग एरिया है जो कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। तो कुछ इस तरीके से आप त्र्यंबकेश्वर में पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको रुकने की क्या क्या व्यवस्था है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंदिर से जो बस स्टैंड है वो 500 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो इसी रास्ते में आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, कई सारे धर्मशालाएं मिल जाएंगी जहां आप आसानी से रूम लेकर रुक सकते हैं। यहाँ जो रूम के चार्जेज होते हैं वो ऑलमोस्ट आपको 800 से 1200 रुपए पर नाइट के हिसाब से चार्जेस देने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको भक्त निवास और कुछ आश्रम भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ 500 रुपए में आपको एक बेड मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे रुक सकते हैं। अब बात करते हैं दर्शन कैसे करना है। तो मंदिर में अंदर जाने से पहले आपको लॉकर रूम जाना होगा, क्योंकि आप अपने पास जो भी पर्स लिए रहेंगे या फिर आपके पास कोई भी लगेज रहेगा या फिर शूज वगैरह भी रहेंगे ना, वो भी आपको इधर लॉकर में ही जमा करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि जिस भी दुकान से आप फूल प्रसाद ले वहीं पे अपना जो सामान है, जूते चप्पल है, वो वहीं उतार के जाएं, यहाँ से प्रसाद लीजिए और फिर आप सीधे जो लाइन लगती है ना उधर आप जाके लगिए। अगर आप नॉर्मल डेज में जाते हैं ना, मतलब जब सावन नहीं होता है, नॉर्मल महीने में जाते हैं, तब यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी दर्शन हो जाती है। हालांकि जब आप सावन में जाएंगे या फिर आप शिवरात्रि के टाइम पे जाते हो या फिर नॉर्मल भी अगर आप सोमवार के दिन जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी रश देखने को मिलती है। भीड़ से अगर आप बचना चाहते हैं तो वीआईपी टिकट ले सकते हैं आप। 200 रुपये पर पर्सन आपको उसके चार्जेस देने होते हैं और उसके बाद जाकर आप गर्भगृह में भगवान शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। वैसे बाहर एक बड़ी सी स्क्रीन भी लगाई रहती है जिसपे आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर किस तरीके से भगवान शिव जी का जलाभिषेक हो रहा है। तो यहाँ दर्शन करके आप बाहर निकलिए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाहर आपको और कौन कौन सी जगहें हैं त्र्यंबकेश्वर में जिसको आपको घूमने जाना चाहिए। इसमें सबसे पहला नाम आता है कुशाव्रत तीर्थ का,
तो बेसिकली ये एक छोटा सा जलाशय है और जहाँ पे लोग स्नान करने जाते हैं। और इसके बाद आपको जाना चाहिए ब्रह्मगिरी पर्वत। बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली मानसून के टाइम पे अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ना इस पर्वत पे चढ़ने के लिए थोड़ी सी सीढ़ियों की चढ़ाई आपको करनी पड़ सकती है। बारिश के टाइम पे अगर जाओगे तो काफ़ी यहाँ पे मतलब फिसलन भरे रास्ते भी आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ तक ऑटो भी जाती है, तो बाई ऑटो भी आप यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन चढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ती है। और जब आप पर्वत के ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ से आपको एक पैनोरमिक व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे शिव जटा मंदिर है और यहाँ पे आपको नदी का उद्गम स्थल भी एक देखने को मिलता है। साथ ही साथ ब्रह्मगिरी के मुख्य जो दर्शन होते हैं वो यहाँ से दिखते हैं आपको। और जो शिव जटा मंदिर है ना, ये काफ़ी फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने यहीं पे आके अपनी जटा को पटका था और मतलब अभी भी उसके थोड़े निशान हैं यहाँ पे बने हुए। तो कुछ इस तरीके से इन जगहों को आप घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कि त्रयंबकेश्वर में आपको खाने की क्या क्या व्यवस्था देखने को मिलती है। बहुत सस्ता खाना है, 50 रुपए में आसानी से आपको पेट भर के खाना यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं अगर आप डिनर करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था है। 60 से 80 रुपए में आपको थाली मिल जाएगी और उसमें भी भरपेट खाना आपको मिलेगा। अब बात करते हैं त्रयंबकेश्वर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। तो नॉर्मली अगर आप चाहते हैं अच्छे से दर्शन हो, भीड़ भाड़ नहीं हो, तो आप अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो महीना होता है वो बेस्ट रहता है यहाँ आने का। क्योंकि उसके बाद जब आप मानसून के टाइम पे आते हो तो ऑलमोस्ट उधर सावन आ जाता है। जुलाई से लेके अगस्त तक का महीना जो है वो सावन का रहता है और उस टाइम पे थोड़ी सी भीड़ यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। वीडियो में मैंने जितने भी जगह आपको दिखाएं, ये सारी जगहों को आप एक दिन में आसानी से कवर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सुबह में ही अपनी यात्रा शुरू कर दें। मतलब सबसे पहले आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं, उसके बाद बाकी बची जगहों के आप दर्शन करने जाइएगा। एंड इस तरीके से मतलब पूरा दिन लग जाएगा आपको त्रयंबकेश्वर में। एंड शाम होते होते वापस आपको आ जाना है नासिक, क्योंकि हमें अब दूसरे दिन की जो हमारी यात्रा होने वाली है उसकी शुरुआत करनी है। और दूसरे दिन में हम लोग जाएंगे नासिक से औरंगाबाद। नासिक से औरंगाबाद जाने के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएगी। आप चाहें तो बाई ट्रेन जा सकते हैं या फिर मेरी माने तो सबसे जो ईजिएस्ट वे होगा वो है बस लेना। मतलब जैसे ही आप नासिक के बस स्टैंड में जाएंगे ना तो यहाँ से आपको औरंगाबाद के लिए डायरेक्ट बसेस भी मिल जाएंगी। तो चाहे आप रेल से जा रहे हो चाहे आप बस से जा रहे हो, एक बार बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आपको इस तरीके की शेयरिंग वाली गाड़ियां लेनी है जो कि सिर्फ 50 रुपए आपसे लेती है और सीधे आपको मंदिर का जो पार्किंग एरिया है वहां पे ड्रॉप करती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पार्किंग एरिया में। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में फोन लेकर जाना अलाउ नहीं रहता है, तो मंदिर के बाहर ही आपको कई सारे ऐसे लॉकर रूम मिल जाएंगे जहां पे सिर्फ 10 रुपए में आप अपना फोन सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ जूते चप्पल भी इधर आप उतार सकते हैं और बाहर मिलने वाली जो प्रसाद की दुकानें होती हैं वहां से प्रसाद खरीदिए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको मंदिर में दर्शन किस तरीके से करना है। मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक है। और मंदिर में जब आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं ना तो वहाँ एक रूल है कि जितने भी पुरुष होते हैं उनको अपने कमर के ऊपर का जो भी वस्त्र होता है ना उसे निकाल कर गर्भगृह में प्रवेश करना होता है। साथ ही साथ जो महिलाएं होती हैं उनको भी साड़ी या फिर सूट पहन के ही मंदिर में जाना अलाउ है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो गर्भगृह है वो थोड़ा स्पेशियस है, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के पूजा पाठ भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो पंडित रहते हैं उनकी मदद से भी आप अपने नाम की पूजा करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको मंदिर में दर्शन करना है। उसके बाद आप मंदिर से बाहर आइए और मंदिर से बाहर ही आपको खाने की भी कई सारी व्यवस्था देखने को मिलेगी, जिसमें मेनली आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेंगे लेकिन छोटे छोटे ढाबे टाइप रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और कुछ होटल्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आप चाय नाश्ता या फिर लंच कर सकते हैं, रात का डिनर कर सकते हैं, भोजन इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि घृष्णेश्वर में रुकने की क्या क्या व्यवस्था आपको देखने को मिलने वाली है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी लोग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं ना वो औरंगाबाद मेन सिटी में रुकना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट स्टिल आपको घृष्णेश्वर में भी रुकने की काफ़ी व्यवस्था देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे भक्त निवास भी है, यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ती रूम्स मिल जाती हैं नॉन एसी, और यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस भी देखने को मिलेंगे। एक साईं गेस्ट हाउस करके है, इनके यहाँ भी आप चाहें तो रुक सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर घृष्णेश्वर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के अलावा और कौन कौन सी घूमने की जगह हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है वो है एक कुंड का, जिसका नाम है शिवालय तीर्थ कुंड। मंदिर से कुछ ही मीटर के डिस्टेंस पे ये कुंड बना हुआ है और इन केस आप चाहें तो यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने से पहले आ सकते हैं, यहाँ पे नहा लीजिए और उसके बाद आप जाइए मंदिर में दर्शन करने।
इसके अलावा अगर आप कभी भी कृष्णेश्वर आते हैं तो यहाँ पास में ही मौजूद है एलोरा केव्स, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो भाई यहाँ पे आना तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो जगह है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल इस जगह पे आइएगा। यहाँ पे जो ये पूरा केव है ना, वो जो रॉक होता है उसको कट करके बहुत अच्छी तरीके से नक्काशी करके ये पूरे केव्स को बनाया गया है। जैसे ही केव के अंदर आप जाएंगे ना, वहाँ पे आपको एक टेम्पल भी देखने को मिलेगी जिसे कैलाश टेम्पल कहते हैं। और इस टेम्पल की खासियत ही ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बेस से हाइट की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइट की तरफ से मतलब मंदिर का कंस्ट्रक्शन बनना शुरू हुआ था और फिर जाके बेस का निर्माण हुआ था। एलोरा केव्स को देखने के बाद नेक्स्ट प्लेस जहां आपको जाना चाहिए वो है भद्र मारुति मंदिर। यहाँ पे भगवान हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। साथ ही साथ पास में ही मौजूद है विश्वकर्मा मंदिर, जहाँ पे आपको भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति रहती है, उनकी पूजा की जाती है। तो ये सब करते हुए आप मान के चलिए कि रात हो जाएगी और रात में फिर आपको औरंगाबाद से ट्रेन लेनी है पुणे तक की। अगर औरंगाबाद से पुणे की आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पा रही है, मतलब आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ट्रेन नहीं है, तो फिर आप औरंगाबाद से पुणे की जो डायरेक्ट बसेस चलती है आप उनकी मदद से पुणे तक आ सकते हैं। तो गाइस, जो हमारा तीसरा दिन होगा उसकी शुरुआत पुणे से होगी और पुणे से पास में ही है श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। तो आज हमें करना है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो चलिए अब मैं आपको तीसरे दिन की प्लानिंग बताती हूँ। और इसमें सबसे पहले जब आप स्टेशन पे आते हैं या फिर बस स्टैंड आते हैं, तो पुणे बस स्टैंड या फिर पुणे स्टेशन से आपको भीमा शंकर के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी, जो कि 100 से 150 रुपये लेती है और आपको मंदिर का जो पार्किंग एरिया होता है ना, वहाँ पे ड्रॉप करती है। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि भीमा शंकर में जो ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन कैसे करने हैं आपको। तो जो पार्किंग एरिया जहाँ पे आपको आपकी गाड़ी ड्रॉप करती है ना, वहाँ से कुछ सीढ़ियों को चल के आपको मंदिर में आना होता है। और यहाँ पे नॉर्मल डेज में भीड़ नहीं रहती है, लेकिन अगेन अगर आप सावन में आते हैं या फिर मंडे को आते हैं ना, तो आपको अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि आपको बाहर से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की एक खासियत ये है कि यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है ना, वो नॉर्मली चांदी के कवच से ढका रहता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए जैसे सुबह की जब आरती होती है ना, तब इस चांदी के कवच को हटाया जाता है और उस टाइम पे जो ज्योतिर्लिंग का मुख्य स्वरूप है उसके दर्शन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भीमा शंकर में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो जो नॉर्मल सीजन में लोग आते हैं ना, वो पुणे रुकना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो भीमा शंकर में रुकना चाहें तो यहाँ भी आपको रूम्स वगैरह मिल जाते हैं आसानी से। हालांकि ये थोड़े से ना कॉस्टली होते हैं। अगर आप सीजन में आते हैं तो स्पेशली 1500 से लेके 3000 आपको पर रूम के हिसाब से किराया देना होगा। यहाँ पास में ही एक भीमा शंकर होम स्टे है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दे रखा है। ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है, या फिर आप चाहें तो अनिकेत लॉज में भी रुक सकते हैं। यहाँ का भी किराया थोड़ा कम है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। अब बात करते हैं कि भीमा शंकर में खाने की क्या व्यवस्था है। तो जैसे ही आप मंदिर की तरफ जाते हो ना, तो बीच रास्ते में आपको एक छोटा सा मार्केट भी देखने को मिलेगा। तो भीमा शंकर का जो ये मार्केट एरिया है ना, यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ का सबसे जो फेमस है वो पेड़ा है, तो यहाँ से पेड़ा लेना आप बिल्कुल भी ना भूलें। चाय, कॉफी और मैगी वगैरह तो मिलते ही रहते हैं। लंच डिनर भी आप आसानी से कर सकते हैं इधर। चलिए अब बात करते हैं कि भीमा शंकर के आसपास और कौन कौन सी जगह हैं जिसे आपको घूमने जाना चाहिए। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो नाम आता है वो है गुप्त भीमा शंकर का। गुप्त भीमा शंकर का जो रास्ता है वो बहुत सुंदर है और जंगलों के बीच से होके जाता है। स्पेशली जब आप मानसून के टाइम पे आएंगे ना, तो यहाँ आपको काफी अच्छी व्यू देखने को मिलेगी। गुप्त भीमा तक जाने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है और ट्रैकिंग करने के बाद जब आप पहुंचोगे तो आपको कुछ इस तरीके का नजारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यही है गुप्त भीमा शंकर। और यहाँ पास में ही ना आपको भीमा नदी का उद्गम स्थल भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पास में ही एक और व्यू पॉइंट है जिसका नाम है मुंबई व्यू पॉइंट। तो अगर आपको सनसेट देखना है तो आप इस पॉइंट पे जरूर आएं। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप चाहे तो यहाँ पे महादेव जो वन है, जहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है जिसे रोकरा हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर के भी दर्शन आप कर सकते हैं। मंदिर के आगे एक छोटा सा जलाशय है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आप अपने ट्रिप की प्लानिंग कर सकते हैं 3 दिनों में 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के। अब वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस पूरे ट्रिप के दौरान आपका बजट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने त्रयंबकेश्वर से स्टार्ट करा, उसके बाद हम कृष्णेश्वर गए, उसके बाद हम आए
भीमा शंकर में दर्शन करने। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज एक बजट की बात करूं तो पर पर्सन आपको मान के चलिए कि 10,000 तक खर्च आता है। 10,000 अगर आप एक ही ट्रिप में करते हो ना तो आपका 10,000 ही आएगा, लेकिन अगर आप अलग अलग ट्रिप में करोगे ना तीनों ज्योतिर्लिंग के अलग अलग दर्शन तो आपका खर्च ज़्यादा आएगा, क्योंकि हर बार ट्रांसपोर्ट का आपको अलग से बजट जो है वो इंक्लूड करना होगा। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप महाराष्ट्र आ ही रहे हैं तो एक ही बार में तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन अच्छे से कर लें। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करा है, पूरी जो एक डिटेल में आपको बताया है कि किस तरीके से आपको अपने ट्रिप की प्लानिंग करनी चाहिए, वो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करा वो आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की और भी जब वीडियोज मैं अपने चैनल पे लेकर आऊँ तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।